हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल फिजिक्स विद ममता। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। हमने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज शुरू की हुई है जिसमें हम डेली 10 क्वेश्चन का एनालाइज करते हैं और अभी तक क्वेश्चन एस्टेट 2023 का सॉल्यूशन चल रहा है। अब हम 113 नंबर क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? The wavefront of a light coming from a distant source of unknown shape are nearly equal to। उसका wavefront कैसा होगा जब लाइट हमारे पास क्या आ रही है, बहुत ही डिस्टेंट सोर्स से आ रही है। तो उसका वेव फ्रंट होता है हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट होता है। जब भी हमारे पास कोई लाइट वेव बहुत ही डिस्टेंट सोर्स से आ रही हो, तब हमारे पास जो वेव फ्रंट होता है, वेव फ्रंट होता क्या है? लॉकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स। वो क्या होता है? वेव फ्रंट। वो कैसा होगा? प्लेन। सिलेंड्रिकल कब होगा? जब ट्यूब लाइक सोर्स से हमारे पास क्या आ रही है? लाइट आ रही होगी। स्फेरिकल कब होगा? जो पॉइंट लाइक सोर्सेज से आएगा, है ना, तब हमारे पास उसका वेव फ्रंट जो होगा वो क्या होगा? स्फेरिकल होगा। तो इसका क्वेश्चन का आंसर रहेगा सेकंड। नेक्स्ट करते हैं 23 क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है, इज इंसिडेंट ऑन अ आइसोलेटेड मेटालिक स्फीयर। किस पे इंसुलेट हो रही है? आइसोलेटेड मेटालिक स्फीयर पे। द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ लैम्डा नॉट विच इज लार्जर देन लैम्डा। इसकी जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वो क्या है? लैम्डा नोट, और जो किससे ज़्यादा है? लैम्डा से। तो द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बिफोर द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन स्टॉप इज प्रोपोर्शनल टू द। ये कह रहा है कि कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स, कितने नंबर होंगे उन फोटो इलेक्ट्रॉन्स को जो एमिशन होने से पहले स्टॉप हो रहे हैं, और वो किस पावर ऑफ रेडियस पे डिपेंड कर रहे हैं। तो वैल्यू ऑफ एम पूछा है आपने। एम क्या है? पावर ऑफ द रेडियस। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, वैसे ट्रिकी भी नहीं कह सकते हैं। इसमें हमारे पास क्या होगा कि इसने कहा है कि एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स है ना। तो हमारे पास क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वी नो ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है हमारे पास? दैट शुड बी इक्वल टू, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम क्या पढ़ते हैं कि कोई भी एच न्यू एनर्जी निकलती है, इजेक्ट होता है जब इलेक्ट्रॉन, तो थ्रेशोल्ड प्लस उसकी काइनेटिक एनर्जी। तो इस केस में आपकी काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी? इस केस में आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इक्वल होगी ई वी। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है? एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है जो फॉल कर रही है किस पे? आइसोलेटेड मेटालिक स्फीयर पे। तो उस आइसोलेटेड मेटालिक स्फीयर का पोटेंशियल हमें पता होगा, तो काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या होगी? ई वी। और एच को, न्यू को क्या लिख सकते हैं? सी बाय लैम्डा एच, सी बाय लैम्डा नोट। और इसने कहा था कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है? ज़्यादा। तो मतलब 1 बाय लैम्डा नोट माइनस 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट, दैट इज एच से अगर कॉमन ले लूँ तो इक्वल क्या बचेगा? ई ऑफ वी। और वी क्या है? पोटेंशियल। और पोटेंशियल होना आइसोलेटेड मेटालिक स्फीयर क्या होता है? दैट शुड बी इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। और क्यू क्या है? कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्यू को आप क्या लिख सकते हो? एन ई। तो ये होगा एन ई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जो किसके इक्वल होगा? एच सी 1 बाय लैम्डा माइनस लैम्डा नोट। तो यहाँ से अगर आप एन की वैल्यू देखो तो एन हमारे पास डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है? आर के। यहाँ आर इस साइड आ जाएगा ना, तो एन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है? आर के। और आर की पावर अगर मैं एम लिख दूँ तो एम किसके इक्वल होगा? 1 के। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? थर्ड ऑप्शन, कि आपका जो एन नंबर ऑफ जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस पे प्रोपोर्शनल कर रहे हैं? आर की पावर 1 पे। ये मैंने किया हुआ भी है कि 1 बाय वी निकल गया, वी निकलने के बाद जस्ट वी पुट किया, और हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? आर के। और आर की पावर 1 मतलब एम इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि अंडर व्हाट कंडीशन विल बी द वैल्यू ऑफ करंट इन अ वायर ऑफ अ रेजिस्टेंस आर। कि किस कंडीशन पे करंट किसी भी रेजिस्टेंस के वायर में सेम होगा? कब? जब कॉम्बिनेशन ऑफ एन आइडेंटिकल सेल्स, हमारे पास क्या है? एन आइडेंटिकल सेल्स है, अगर उनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो जो करंट आ रहा है वो किस करंट के बराबर होगा? जितना करंट हम उसको पैरेलल में क्या कर रहे हैं?
एन आइडेंटिकल सेल को पैरेलल में अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं तब हमारे पास जो करंट आ रहा है दोनों करंट क्या है, बराबर हो। रेजिस्टेंस की उस केस में क्या कंडीशन होगी, तो जब भी हम एन सेल्स को क्या करते हैं, सेल्स पता है ना, एन सेल्स को जब भी हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो कितना करंट पास होता है, एन ई बाय एन आर प्लस आर, कि हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एन सेल्स, हर एक सेल की ईएमएफ क्या है, ई, ओवर टोटल रेजिस्टेंस, तो हर एक सेल का रेजिस्टेंस कितना है, एन आर प्लस आर इज लोड रेजिस्टेंस, जिसके अक्रॉस हमारे पास क्या है, ये सीरीज में कनेक्टेड है। तो स्मॉल आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल दिस सेल्स, ठीक है। तो ये आपके पास किस केस में है, सीरीज में। और यही अगर मैं बात करूं आपके पास कि पैरेलल में कितना होगा, अगर हमारे पास पैरेलल में हम देखें कि एन सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट किया है, तब हमारे पास जो रेजिस्टेंस होगा, सॉरी जो करंट होगा वो किसके इक्वल होगा, एन ई बाय स्मॉल आर प्लस एन इंटू कैपिटल आर। तो ये हमारे पास क्या होगा, जब हमारे जो सेल्स हैं वो किस में कनेक्टेड हो, पैरेलल में। तो हमारे पास कंडीशन क्या पूछी गई थी कि दोनों करंट क्या है, सेम। ये दोनों करंट कब सेम हो सकते हैं, जब एन की वैल्यू क्या हो, 1, है ना, जब एन की वैल्यू क्या हो, ये दोनों कंडीशंस कब सेम हो सकते हैं। अब सेम कर सकते हैं यहाँ पे एन ई बाय एन आर प्लस आर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा, दैट शुड बी इक्वल टू आर प्लस एन आर इज इक्वल टू एन स्मॉल आर प्लस आर। तो यहाँ से क्या होगा, इधर लेके आएंगे इसको, एन माइनस वन ऑफ आर, दैट शुड बी इक्वल टू एन माइनस वन ऑफ आर, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये आर इज इक्वल टू आर, मतलब जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, जो हमारे पास वायर का रेजिस्टेंस है कैपिटल आर। अगर दोनों रेजिस्टेंस बराबर है तो हमारे पास चाहे हम वायर्स को पैरेलल में कनेक्ट करें, चाहे हम वायर को सीरीज में कनेक्ट करें, हमारे पास करंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। तो क्वेश्चन में आंसर जो होगा वो क्या होगा, थर्ड ऑप्शन, आर इज इक्वल टू आर। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, अगर आर इनफाइनाइट ही हो गया तो आपके पास वैल्यू ऑफ करंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना, ये पूरी टर्म इनफाइनाइट हो जाए। आर इक्वल टू एन, ये भी नहीं, आर इज इक्वल टू आर इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपके पास क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है एयर का, ठीक है। द थिकनेस ऑफ एयर कॉलम विच विल हैव वन मोर वेवलेंथ ऑफ येलो लाइट, कि हमें एक एयर कॉलम की थिकनेस को बताना है, उसमें हमारे पास क्या है, वन मोर वेवलेंथ ऑफ येलो लाइट देन इन सेम थिकनेस ऑफ वैक्यूम इज, कि वन मोर वेवलेंथ है किसकी, येलो लाइट की, इन द सेम थिकनेस। तो मान लेते हैं पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, जो गिवन है। अगर टी इज द थिकनेस ऑफ द एयर कॉलम, तो इसने कहा एक ही ज़्यादा है, तो टी बाय लैम्डा एयर, ठीक है, माइनस टी बाय लेमडा वैक्यूम शुड बी 1, क्योंकि दोनों में डिफरेंस कितना है, 1 का, कि जितना थिकनेस ऑफ एयर कॉलम की है उससे एक वेवलेंथ ज़्यादा है किस में, जब थिकनेस ऑफ द वैक्यूम। तो मैंने क्या किया, थिकनेस ऑफ एयर कॉलम माइनस थिकनेस ऑफ वैक्यूम में डिफरेंस कितना है, 1, तो यहाँ पे टी को कॉमन निकाल लिया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, लेमडा वैक्यूम अगर आप यहाँ से बाहर निकाल लेते हो, कॉमन ले लेते हो, तो ये क्या बनेगा, लेमडा वैक्यूम बाय लेमडा आर माइनस 1 दैट इक्वल टू 0। ये क्या होता है, रेशियो ऑफ वेवलेंथ इन वैक्यूम टू द रेशियो ऑफ वेवलेंथ इन मीडियम। ये क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू ऑफ एयर टी लेमडा वैक्यूम माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो हमें क्या निकालना है, थिकनेस, तो यहाँ से निकल जाएगी, टी शुड बी इक्वल टू 1 बाय लेमडा वैक्यूम, जो आपको गिवन है कितनी, 6000 एंगस्ट्रॉम, और ये क्या बनेगा, म्यू एयर माइनस 1, और इसकी वैल्यू आपको गिवन है 1.003 माइनस 1, न्यूमरेटर में क्या है 6000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, फर्स्ट ऑप्शन 2 मिलीमीटर। तो देखो इसका आंसर अगर आपको नहीं भी पता है कि कैसे निकालना है, तो क्वेश्चन में ही गिवन है। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो थिकनेस है एयर कॉलम में, उसमें हमारे पास एक ज़्यादा वेवलेंथ है किसके कंपैरिजन में, उसी थिकनेस के वैक्यूम से, ठीक है। तो आप जस्ट पुट कर दोगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, आंसर। नेक्स्ट करते हैं 26th क्वेश्चन। हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ 26।
हमारे पास क्या है कि दो स्टेटमेंट्स गिवन है। एक कहता है कि डिस्पर्सिव मीडियम में जो वेलोसिटी ऑफ ग्रुप वेलोसिटी है वो क्या है, ज़्यादा है एज कंपेयर टू द फेज वेलोसिटी। सेकंड केस में क्या कह रहा है कि नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में ग्रुप फेज वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है देन ऑफ दैट ऑफ ग्रुप वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी क्या होती है और ग्रुप वेलोसिटी क्या होता है, ये सब हम पढ़ते हैं जब हम पढ़ते हैं कि लाइट क्या होती है, एक वेव पैकेट में मूव करती है ना। तो वहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि सुपर इम्पोजिशन ऑफ द वेव्स होते हैं, तो वहाँ पे कुछ वेव्स क्या करती हैं, एक ग्रुप बना लेती हैं और उस वेव की जो वेलोसिटी होती है उसको हम बोलते हैं ग्रुप वेलोसिटी। और जबकि इंडिविजुअल जो वेव जा रही होती है या इंडिविजुअल जो पार्टिकल अपने साथ वेव एसोसिएट करता है उस वेव की वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, फेज वेलोसिटी। ठीक है, अगर हमारे पास कैसा मीडियम हो, डिस्पर्सिव मीडियम हो, तो डिस्पर्सिव मीडियम का ये मतलब होता है कि इसमें हमारे पास क्या होता है, थोड़ा लॉस होता है। जब भी आपकी वेलोसिटी है या कोई भी लाइट जो भी ट्रैवल कर रही है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिस्पर्सिव मीडियम में कम हो जाएगी। तो जो ग्रुप वेलोसिटी है वो क्या होगी, लेस होगी इस केस में, और आपके पास जो फेज वेलोसिटी है वो क्या होगी, ज़्यादा। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो क्या हो गया आपका, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो तो फॉल्स होगी, क्योंकि हमारे पास क्या है, ग्रुप वेलोसिटी कम होती है एज कंपेयर टू द फेज वेलोसिटी। और अगर मैं बात करूं नॉन डिस्पर्सिव मीडियम की, तो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में आपके पास ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी दोनों ही क्या होती है, बराबर होती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट इस क्वेश्चन की क्या है, फॉल्स। और अगर आपसे पूछ ले कि ग्रुप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होता है, तो ग्रुप वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, चेंज इन फ्रिक्वेंसी ओवर चेंज इन वेव वेक्टर। जबकि फेज वेलोसिटी क्या होती है, रेशियो ऑफ फ्रिक्वेंसी ओवर वेव वेक्टर ओमेगा बाय के। और डिस्पर्सिव मीडियम में ये क्या होती है, फेज वेलोसिटी ज़्यादा होती है जबकि ग्रुप वेलोसिटी कम होती है। जबकि नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में दोनों वेलोसिटीज़ क्या होती है, ज़्यादा होती है। थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वेक्टर से। क्वेश्चन क्या है कि अगर आपके पास दो वेक्टर का सम एक नए वेक्टर के बराबर है, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके इक्वल है, सी वेक्टर, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के किसके इक्वल है, सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, मतलब तीनों वेक्टर ही क्या है, इक्वल वेक्टर्स हैं। तो उन ए और बी जो वेक्टर है उनके बीच में एंगल क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन मैं कह सकती हूँ 7 से 8 बार रिपीट हुआ है। ये पीजीटी में भी हुआ है, टीजीटी साइंस में भी हुआ है, टीजीटी साइंस की स्क्रीनिंग में भी हुआ है, पीजीटी की स्क्रीनिंग में भी हुआ है। ये क्वेश्चन हर बार पूछा ही पूछा जाता है सेम स्टेटमेंट के साथ कि कोई भी दो वेक्टर का सम एक थर्ड वेक्टर है और तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, तो उन दोनों कोई भी दो वेक्टर के बीच में एंगल पूछ लेता है, वो ए बी के बीच में, ए सी के बीच में। तो हमारे पास देखो ए और बी के बीच में एंगल बताना है, तो ए प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट ए प्लस बी के इक्वल होगा, सॉरी ए प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, सी इंटू सी के डॉट प्रोडक्ट में। तो यहाँ से डॉट प्रोडक्ट कर दो तो ये आपके पास क्या बनेगा, ए का मॉड स्क्वायर प्लस बी का मॉड स्क्वायर प्लस 2ab, ए का भी मॉड और बी का भी मॉड, कॉस थीटा इज इक्वल टू सी का मॉड स्क्वायर। तो तीनों इक्वल है तो ए लिख सकती हूँ, सी सी बी बी जो आपका मन चाहे। तो मैंने सी सी लिख दिया, तो यहाँ पे क्या बना, अगर मैं इसको कैंसिल कर दूँ 1 + 1 2, 2 + 2 कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो ये आपके पास क्या बनेगा, 1/2 कॉस थीटा की 1/2 वैल्यू किस कंडीशन पे होती है, -1/2 कॉस थीटा की -1/2 वैल्यू किस कंडीशन पे होती है, जब थीटा आपके पास क्या हो जाए 120, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 120। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये ना सेम ईयर में ही क्वेश्चन पूछा गया है, 23 के टीजीटी में भी और पीजीटी में भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटेशन यूनिट से पूछा गया है 11th के, कि मिनिमम कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी कोई भी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए अगर उसका मास m है और उसका सरफेस ऑफ द प्लेनेट of mass m is radius r in a circular orbit at an altitude of 2r will be। ये कह रहा है कि हम अर्थ पे हैं, ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है r, एक अनदर प्लेनेट है जिसकी रेडियस से हमारे पास जो प्लेनेट से जो प्लेनेट है वो अर्थ से कितनी दूर है, अर्थ की सरफेस से 2r दूर है। तो टोटल डिस्टेंस इनके बीच में कितनी होगी, 3r सरफेसेस विल बी हेयर। तो 3r आपके पास क्या है, सरफेस प्लेनेट की अर्थ से दूरी होगी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि मास ऑफ सैटेलाइट कितना है m और मास ऑफ द प्लेनेट कितना है m।
मान लेते हैं ये प्लेनेट है जिसकी रेडियस r है और हमें एक सैटेलाइट भेजना है जिसकी जो डिस्टेंस है, जो एटीट्यूड है वो कितना है 2r। तो एट इनिशियली कितनी एनर्जी होगी इस पार्टिकल की अर्थ से, जब वो क्या होगा अर्थ की सरफेस पे होगा। तो अर्थ की सरफेस पे होगा तो डिस्टेंस कितना है r, तो इसकी इनिशियल एनर्जी क्या होगी, ये तो रेस्ट पे है तो काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, पोटेंशियल एनर्जी होगी सिर्फ। और पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है -gmm/r। m एक प्लेनेट का मास और एक सैटेलाइट का मास और जो इनके बीच में दूरी है, तो ये क्या होगा -gmm/r, क्योंकि इसकी वेलोसिटी 0 है फर्स्ट केस में। सेकंड में वो क्या कह रहा है कि हम लॉन्च कर रहे हैं तो उसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी और वो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी 12 mv²। और पोटेंशियल एनर्जी इस केस में क्या होगी, अब डिस्टेंस बढ़ गई ना, r से कितनी होगी 3r, तो ये पोटेंशियल एनर्जी होगी -gmm/3r + 12 mv²। ठीक है, और हमें पता है ये क्या कौन सी वेलोसिटी होगी, जिस वेलोसिटी से आप भेज रहे हो वो वेलोसिटी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी बोल सकती हो ना मैं इसको। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट किसके इक्वल होती है √gm, जितनी डिस्टेंस उसके बीच में होती है वो वाला r। अगर आपके पास में सरफेस से भेज रहे हो तो हमारे पास कितनी होती है डिस्टेंस r, लेकिन हम किसी एटीट्यूड पे भेज रहे हैं 3r डिस्टेंस के, तो हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी v = √gm/3r। तो पुट कर दो यहाँ पे, जब आप पुट करोगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी -gmm/6r। इसने ये नहीं पूछा कि उस सैटेलाइट में घूमते वक्त उसकी कितनी एनर्जी है, उसने ये पूछा कि कितनी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो मिनिमम एनर्जी तो वही होगी ना जो उसके पास फाइनल है और माइनस इनिशियल। तो ये आपके पास इनिशियल एनर्जी और ये क्या है फाइनल, जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आंसर क्या बनेगा फोर्थ ऑप्शन। इसने मिनिमम एनर्जी पूछी है, ये नहीं पूछी कि फाइनल ऑर्बिट में जाने के बाद उसके पास कितनी एनर्जी है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा फोर्थ। इसने ऑप्शन डाला नहीं, वरना कई बार ऐसा होता है कि हम यहाँ तक निकाल लेते हैं तो यहाँ भी ऐसा ऑप्शन यहाँ होता है, फिर एक्साइटमेंट में वो क्वेश्चन गलत हो जाता है क्योंकि हम वहीं तक करते हैं, वो ऊपर पढ़ते ही नहीं ना कितनी मिनिमम एनर्जी को कितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही ईजी क्वेश्चन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन से सर्कुलर ऑर्बिट्स की जो यूनिट्स है सर्कुलर मोशन की, उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता क्या है कि जब भी आपका कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो वो टुवर्ड्स द सेंटर एक क्या करता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करता है। और जब सर्कुलर मोशन में मूव करेगा तो उसकी चेंज वेलोसिटी की डायरेक्शन हर केस में क्या होती है डिफरेंट होती है, लेकिन उसकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है सेम होती है। वेलोसिटी की डायरेक्शन तो हर पॉइंट पे उसकी क्या है डिफरेंट या टेंजेंशियल बोल सकते हो आप, लेकिन उसकी स्पीड का स्पीड क्या होती है जनरली मैग्नीट्यूड ही तो है। जिस वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस क्या है कि वेलोसिटी के पास डायरेक्शन है लेकिन स्पीड के पास क्या है एक मैग्नीट्यूड वैल्यू है, तो वो वैल्यू तो सेम रहती है लेकिन डायरेक्शन में चेंज होता है। तो हर पॉइंट पे एक्सीलरेशन क्या कैसे लगता है टुवर्ड्स द सेंटर, और इसी टुवर्ड्स द सेंटर मतलब टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है तो इस वजह से इसका नाम क्या है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये पूछ रहा है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ एज इट मूव्स इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन इज। तो हमें पता है कि अर्थ जो सन के अराउंड मूव करती है तो हम मानते हैं कि वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। तो सेंट्रीपिटल